नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूं आज इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हमारा क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति। आज हम बात करने वाले हैं कि सतत विकास को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसी कौन कौन सी नीतियां, दिशा निर्देश, पॉलिसीज और गाइडलाइंस लेकर आए हैं जिससे कि हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने काफी सारी ऐसी पॉलिसीज को और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है हर ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर में। आगे जाके हम इसी ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स की भी हम बात करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म जैसे काफी सारे हमारे क्या है ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं और इनमें काफी सारे ग्रीन जॉब्स होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिनसे हम एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्या लाई हूं, ऐसी पॉलिसीज लाई हूं जो हमारी भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट की है हरित अर्थव्यवस्था को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ISA के बारे में। ये लॉन्च हुआ था हमारा 30 नवंबर 2015 को। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनेशनल लिखा है, यानी कि इसमें काफी सारे कौन है, काफी सारी कंट्रीज हैं, काफी सारे देश हैं जिन्होंने एक साथ इस अलायंस को साइन किया गया है। ये किसके साथ में फाउंडेड हुआ था? दिस वाज आल्सो को फाउंडेड बाय इंडिया। यहाँ पर वो सारी कंट्रीज एक साथ आई थी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है। जैसे हमारा जो इंडिया है यहाँ पर काफी ज्यादा धूप आती है, यानी कि हम कैसा देश है, एक सोलर रिच देश है। और ऐसे ही जितने भी सोलर रिच देश हैं वो इस अलायंस के अंडर आए और उन्होंने ये लक्ष्य बनाया कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे सोलर एनर्जी को और इसको डिप्लॉय करेंगे ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हम सतत विकास को हासिल कर सके, जिससे कि हम क्या कर सके, अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या बात हुई है कि भारत ने सतत विकास के लिए दुनिया भर में सौर ऊर्जा तैनाती को बढ़ावा देने के लिए सौर समृद्ध देशों, सौर समृद्ध देश मतलब जहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो उस धूप से हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। सौर समृद्ध देशों के गठबंधन ISA की सह स्थापना की। सह स्थापना क्यों? क्योंकि भारत के साथ और भी काफी सारे देश थे जिन्होंने ये ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया था। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे PMUY की, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो योजना थी ये लॉन्च करी गई थी 1 मई 2016 को और यहाँ पर ये लक्ष्य लिया गया था कि जितने भी घर हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL फैमिलीज जितनी भी हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनका किसका प्रबंध किया जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रबंध किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज हैं वो क्या करती हैं, वो जीती हैं लकड़ी के ऊपर। किसके ऊपर? वुड के ऊपर जीती हैं और वुड को ही क्या कैसा काम में लेती हैं, वो ईंधन की तरह काम में लेती हैं और इस लकड़ी को वो किस में जलाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं। अब लकड़ी को जब चूल्हे में जलाया जाता है तो इंडोर वायु प्रदूषण, यानी कि जो अंदर है, घर के अंदर वाला हिस्सा है, वहां पे हवा में काफी ज्यादा काला काला धुआं उड़ने लगता है, जिससे कि घर की जो औरतें हैं जो खाना बना रही हैं उनकी आंखों में जलन, श्वसन में दिक्कतें होने लग रही थी। साथ ही में हमारी लकड़ी का बहुत ज्यादा खपत होने लग गया था।
तो इसी चलते प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ये निर्णय लिया गया, लक्ष्य लिया गया कि जितनी भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको क्या दिया जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ऐसा क्यों किया जाएगा? इस उद्देश्य के साथ कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं उनको स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी प्रदान करना है, जिससे पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के कारण होने वाले इंडोर वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम किया जा सके, रोका जा सके। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एनडीसीज के बारे में, जो कि है हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये लिया गया था हमारे यूएनएफसीसी में CCC में 2015 में, और ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2015। यहाँ पर 8 टारगेट्स लिए गए थे और वो आठों के आठों टारगेट्स हमारे क्लाइमेट चेंज पर फोकस थे। किस पे फोकस थे? हमारे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ऊपर फोकस थे। यहाँ पर ये बोला गया था कि रिड्यूस करेंगे हम एमिशंस को। हमारे यहाँ पे जितने भी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इनमें ये ठाना गया था कि हमारे 2030 तक जितने भी एमिशंस हैं उनको हम 33 से 35% तक कम करेंगे। 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम किया जाएगा। साथ ही में हम अचीव करेंगे 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर। हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से 40% इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेंगे। गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स आधारित ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40% संचयी विद्युत को स्थापित करने की क्षमता बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखा गया था कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक भी बनाएंगे। कि ये एडिशनल कार्बन सिंक क्या हुआ? कार्बन सिंक मतलब जहां पर कार्बन डंप हो सके। तो यहाँ पर ये बात की गई थी कि 2.5 से 3 टन की कार्बन डाइऑक्साइड को का कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक मतलब जहां पर कार्बन क्या हो सके, डंप हो सके। अब कार्बन कौन डंप कर सकता है या कौन कार्बन को कंज्यूम कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को? हमारे पेड़। कौन कर सकता है? हमारे पेड़। तो ये कार्बन सिंक कैसे बनेगा? अफॉरेस्टेशन से बनेगा, यानी कि बहुत सारे पेड़ों को उगाकर बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर से, अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। ये किसका लक्ष्य था? हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का। साथ ही में यहाँ पे दूसरे टारगेट्स जो हमारे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ऐसी लाइफस्टाइल को अचीव करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। साथ ही में क्लाइमेट फ्रेंडली, जलवायु फ्रेंडली हमारे जो क्या है ग्रोथ पाथ्स होने चाहिए। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे हमारे NAPCC, क्या पढ़ेंगे? NAPCC यहाँ पर एक सरकार की पॉलिसी है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर। इस NAPCC के अंतर्गत 8 महत्वपूर्ण हमारे मिशन आते हैं जो कि पूरे पर्यावरण पर फोकस करते हैं। साथ ही में क्लाइमेट के फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे एक बिल के बारे में जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन बिल। ये बिल लॉन्च किया गया था 19 दिसंबर 2022 को, और यहाँ पर एक मैंडेशन दिया गया था कि हम जो क्या है हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि बायोमास, इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देंगे। इनको अपने ही भारत में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, इसी का ही हम उपयोग करेंगे, इसका कंजम्पशन करेंगे
और इसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट भी करेंगे, दूसरे देशों को भी हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही में हमने क्या बोला, ये एक ऐसा बिल है जो कि कार्बन क्रेडिट को प्रमोट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है और डेवलप करता है डोमेस्टिक कार्बन मार्केट टू बैटल क्लाइमेट चेंज। डोमेस्टिक कार्बन मार्केट से क्या मतलब है, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, ये जो शब्द है ये एक नया शब्द आया है आपके लिए। अभी पीछे हमने पढ़ा था कार्बन सिंक, कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करें उतना ही कार्बन हम वापस से कंज्यूम भी कर लें, जिससे कि हमारे पर्यावरण में क्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो और हमारे जलवायु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना आए। तो ये क्या है, लक्ष्य है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल का। साथ ही में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है वहां पे हमने कुछ किसकी बात करी थी, जैव ईंधनों की बात करी थी, बायोफ्यूल्स की बात करी थी, जिसमें क्या था, ग्रीन हाइड्रोजन था। तो इसी ग्रीन हाइड्रोजन को हमारे भारत में ही क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, यूज किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए ग्रीन हाइड्रोजन को, जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। ये इस पॉलिसी का क्या था, ये इस मिशन का लक्ष्य था और ये मिशन लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 2023 को। यहाँ पे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करे गई एक पॉलिसी के बारे में, जो कि है लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये लॉन्च करी गई थी 1 नवंबर 2021 में COP26 में, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था मिशन लाइफ, जिससे कि ये मिशन लाइफ जो है, लाइफस्टाइल जो इन्वायरमेंट है, फॉर इन्वायरमेंट है, यहां पर एक इंसान के बिहेवियर से, जीवन शैली से कैसे पर्यावरण पे असर पड़ता है उसको बदलना है। ये मिशन था हमारे इस लाइफ का। 2021 में UNFCCC COP26 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई कथा में व्यक्तिगत व्यवहार के सबसे आगे लाने के लिए मिशन लाइफ की घोषणा करी। यहां पर क्या बात हुई कि कैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान अपनी जीवन शैली से पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसके लिए कैसे हम एक स्थायी जीवन शैली, एक सतत जीवन शैली को अपनाएं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा भी सके और उसका संरक्षण भी कर सके। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो हमारी एक पॉलिसी है, यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी भी है, कि मतलब काम में लिया और फेंक दिया, काम में लिया और फेंक दिया, इसको रिप्लेस किया जाएगा। इसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, विद अ सर्कुलर इकोनॉमी। जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इससे रिप्लेस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे, यूज कर रहे थे और डिस्पोज कर रहे थे, फेंक दे रहे थे, जिससे कि बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा था। फिर इस वेस्ट से क्या हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी, डिजीजेस फैल रहे थे और इन वेस्ट के प्रबंधन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था, जिससे कि हमारी हवा का, पानी का और लैंड का क्या हो रहा था, पॉल्यूशन हो रहा था, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही थी। इसी से बचाने के लिए, इसी यूज एंड डिस्पोज की ये जो थ्योरी है, इससे बचने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि डिफाइंड होगी माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन से।
इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था है, जो कि नासमझ और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित होती है, उसको एक चक्रीय अर्थव्यवस्था से बदलने की कल्पना की गई है, जिसे सचेत और जानबूझकर उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा। इसी के साथ में जो लाइफ मिशन है, वो हम सभी भारतीयों को, हमारे को प्रेरित करता है कि हम अपनी रोज की जीवन शैली में ऐसे कार्यों को अपनाएं जो कि हमारे पर्यावरण जो है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, और जो हमारा जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का, कि व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, जो दुनिया में अपनाए जाने पर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री का लाइफ मिशन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को, जो कि 2024 में लॉन्च की गई थी 13 मार्च को। आप सबने सुना होगा कि आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आपको दिखना ज्यादा चालू हो गया होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अचानक से ये जो ग्राफ बढ़ा है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये कैसे बढ़ा है? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जो कि क्या थी हमारी मुहिम, और अभी भी चल रही है, फेम इंडिया की मुहिम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। ये जो फेम इंडिया मिशन है, ये 2 फेज में चल रहा है अभी, पहले फेज में और दूसरे फेज में। ये जो पहला फेज है, यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, और दूसरे फेज में यहाँ पर बड़े बड़े 3 व्हीलर्स, साथ ही में लार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि बसेस, और साथ ही में जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसको भी कहाँ करा जा रहा है, उसको भी हमारे भारत में ही निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारे भारत में युवा जन का कौशल प्रशिक्षण हो सके, उन्हें रोजगार मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके। तो इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा उन सभी कंज्यूमर्स को जो कि खरीदेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साथ ही में यहाँ पर यह भी बोला गया कि हर व्हीकल पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? प्रत्येक वाहन के लिए 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करी जाएगी, जो कि 3.33 लाख दुपहिया वाहनों की सहायता करेगा। साथ ही में यहाँ पर जो बड़े व्हीकल्स हैं, जो 3 व्हीलर्स हैं, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जो कि 50,000 रुपए तक जा सकती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के कुछ लक्ष्य। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पंचामृत 2021 के लक्ष्य के बारे में, जो कि हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। यहाँ पर 5 लक्ष्य उठाए गए थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस पर पहुंच जाएंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंच जाएंगे, जिसमें से जो हमारी इंडियन रेलवेज है उसने बोला कि इंडियन रेलवेज 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा, जिससे कि हमारे पूरे भारत के कार्बन एमिशन में 40% तक कमी आएगी। तो हमारे इस पंचामृत के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है। यानी कि आने वाले 6 सालों में हमारी 500 गीगावाट एनर्जी कहां से आएगी?
नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से आएगी, नॉन फॉसिल एनर्जी से आएगी। साथ ही में हम हमारी 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कहां से लाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी हुई? सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टाइडल एंड विंड। इसके बाद हमारा जो तीसरा लक्ष्य है पंचामृत 2021 का है, वो है कि जितना भी हमारा प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन से आज से 2030 तक कमी लाएंगे। यानी कि 2030 तक हमारे कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी आएगी। देखिए तो कितना बड़ा यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो देखिए यहां पर कितनी बड़ी ये पॉलिसी उठाई गई है, जिससे कि भारत पूरा एकाग्र होके हमारी हरित इकोनॉमी बनने के लिए, हरित अर्थव्यवस्था बनने के लिए जोर शोर से कदम उठाए जा रहा है। बात करते हैं अगले लक्ष्य के बारे में, जहां पर ये बोला गया है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है उसमें 45% तक की कमी आएगी। यानी कि जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 2030 तक 45% रिड्यूस करी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे बड़ा मिशन बताया था, हमारा पंचामृत का आखिरी मिशन, वो है कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव कर लेगा। ये बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं और अगर इन लक्ष्य को भारत हासिल कर लेता है तो हम एक सस्टेनेबली डेवलप्ड देश बन सकेंगे। साथ ही में हम एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ सकेंगे, जहां पर हमारा आर्थिक विकास तो होगा ही, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है उसका प्रोटेक्शन भी होगा और इन्हांसमेंट भी होगा। तो ये है कुछ पॉलिसीज जो कि हमारी सरकार द्वारा लाई गई हैं। ऐसी ही कुछ पॉलिसीज के बारे में हम और बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। मिलते हैं आपसे वही, तब तक के लिए धन्यवाद।